दोस्तों, पिछले कुछ वक्त से ब्रिक्स देशों के ग्रुप पर काफी चर्चा सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि भारत के बाहर भी होने लगी है। जी हाँ, जब से यूक्रेन वॉर शुरू हुआ है तब से तो यह खबरें भी आ रही हैं कि मुमकिन है कि ब्रिक्स देश अपनी एक नई करेंसी लॉन्च करने की सोच रहे हों। साथ ही साथ कुछ समय पहले मीडिया में ये चर्चा भी थी कि सऊदी अरब भी ब्रिक्स को ज्वाइन कर सकता है। पर आखिर ब्रिक्स क्या है और क्या सचमुच ब्रिक्स आने वाले समय में ईयू जैसे कई ग्रुप्स बना सकता है? दोस्तों, ब्रिक्स यानी कि ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका, इस ग्रुप की शुरुआत बहुत ही अलग तरीके से हुई थी। ब्रिक्स, जिसे पहले सिर्फ ब्रिक्स कहा करते थे, उसे इन देशों की सरकारों ने नाम नहीं दिया था, बल्कि सन 2000 की शुरुआत में बहुत सारे इकोनॉमिस्ट ने दुनिया की कुछ इमर्जिंग इकोनॉमी के बारे में बात करने के लिए इस शब्द का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया था। ये वैसा ही है जैसे कभी साउथ कोरिया, ताइवान और जापान जैसे देशों को टाइगर इकोनॉमी बोला जाता था। ये बस एक आसान तरीका था जिससे इकोनॉमिस्ट इमर्जिंग इकोनॉमी को रेफर करते थे। लेकिन 2008 की फाइनेंशियल क्राइसिस ने जब दुनिया का भरोसा अमेरिका और अमेरिकन डॉलर पर से कम कर दिया, तब इन देशों ने आपस में मिलने की सोची और ब्रिक्स की पहली मीटिंग रूस में बुलाई गई। इसके कुछ वक्त बाद 2010 में साउथ अफ्रीका ने भी इस ग्रुप को ज्वाइन कर लिया था। इस हिस्ट्री से हमें पता चलता है कि दोस्तों, ब्रिक्स नाटो की तरह ना तो कोई मिलिट्री अलायंस है और न ही यूरोपियन यूनियन की तरह ये एक सिंगल मार्केट इकोनॉमिक्स को फॉलो करता है। पर फिर भी ये ग्रुप कुछ हद तक दुनिया के लिए काफी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये 5 ब्रिक्स देश दुनिया की 26.7% जमीन होल्ड करते हैं। इसके अलावा ग्लोबल पॉपुलेशन का 41.5% हिस्सा भी ब्रिक्स कंट्रीज में रहता है और साथ ही इनका कंबाइंड इकोनॉमिक आउटपुट इस समय 25 ट्रिलियन है, जो कि ईयू से भी ज्यादा है। ब्रिक्स के अभी तक के सबसे बड़े प्रोजेक्ट पर अगर हम नजर डालें तो वो न्यू डेवलपमेंट बैंक की स्थापना होगी, जो कि IMF की तरह ही एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है। लेकिन इसके मेंबर्स बहुत ही कम देश में हैं। हाल के सालों में IMF को काफी क्रिटिसिज्म का सामना भी करना पड़ा है, जिस वजह से न्यू डेवलपमेंट बैंक जैसा एक ऑप्शन होना काफी जरूरी है। इसके साथ ही साथ ब्रिक्स देशों का एक ऑब्जेक्टिव ये भी है दोस्तों कि सभी ब्रिक्स देशों को अंडर सी फाइबर केबल से कनेक्ट किया जाए, क्योंकि कई बार ये खबर आ चुकी है कि अमेरिका और उसके अलायंस इन इंटरनेट केबल्स की मदद से दूसरे देशों की जासूसी कर रहे हैं। एक नई रिजर्व करेंसी बनाना और साथ ही ब्रिक्स देशों के बीच में ओलंपिक्स या कॉमनवेल्थ गेम्स की तर्ज पर एक नया स्पोर्टिंग इवेंट खड़ा करना भी ब्रिक्स के एजेंडा में हम कई बार देख चुके हैं। इस समय ब्रिक्स की मेंबरशिप के लिए UAE, ईरान, बहरीन, अर्जेंटीना, अल्जीरिया, इजिप्ट और सऊदी अरब ने भी फॉर्मल अप्लाई किया हुआ है और आने वाले वक्त में हम इस ऑर्गेनाइजेशन को एक्सपैंड करते हुए भी देख सकते हैं। इस समय दुनिया की इकोनॉमी को अमेरिका और यूरोप डोमिनेट करते हैं। ऐसे में ब्रिक्स एक ऐसा ग्रुप है जो उनके इन्फ्लुएंस से बाहर होने की कोशिश कर रहा है और साथ ही उन्हें ये भी उम्मीद है कि वो ग्लोबली बाकी पावर्स को डोमिनेट कर पाएंगे। पर क्या ये संभव है? आइए सबसे पहले ब्रिक्स की करेंसी के ऊपर बात करते हैं। कई लोग कहते हैं कि जब ईयू के देश यूरो जैसी कॉमन करेंसी इस्तेमाल कर सकते हैं तो आखिर ब्रिक्स क्यों नहीं? रूस ने तो ये ऐलान भी कर दिया था कि वो एक नई करेंसी के बारे में सोच रहा है और वो नई करेंसी गोल्ड द्वारा भी बैंक की जा सकती है। जी हाँ, पिछले कुछ सालों में भारत, चीन और रूस तीनों के ही सेंट्रल बैंक ने काफी सारा गोल्ड भी जमा करना शुरू कर दिया है। लेकिन इन सब डेवलपमेंट्स के बाद भी ये बहुत मुश्किल है कि ब्रिक्स एक मिशन में कामयाब हो पाएगा। ब्रिक्स के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि ये पूरी तरह चीन डोमिनेटेड है। इस समय ब्रिक्स के 25 ट्रिलियन के आउटपुट में अकेले चीन 17.7 ट्रिलियन कंट्रीब्यूट करता है और अगर कोई नई करेंसी बनती है तो ये पूरी तरह मुमकिन है कि उसे चाइनीज करेंसी द्वारा ही बैक किया जाएगा। अगर ऐसा होता है तो भारत कभी भी इस नई करेंसी को अडॉप्ट नहीं करेगा और यहीं पर ही प्रपोजल बिखर जाएगा। इस समय पुतिन ने इसे गोल्ड द्वारा बैक करने की बात कही है, लेकिन गोल्ड द्वारा बैंक करेंसी का जमाना 1970 के दशक में ही चला गया था। अगर आज की मॉडर्न इकोनॉमी को आप इस तरह गोल्ड के साथ बांध देंगे
तो ग्रोथ रेट काफी स्लो हो जाएगी और इस समय भारत जैसे देशों को हाई ग्रोथ की जरूरत है। और इसलिए भी शायद ब्रिक्स देश कोई नई करेंसी नहीं बना पाएंगे। ये नई करेंसी की बात इस समय बहुत नई जरूर लग रही है, लेकिन 2009 में अपनी पहली मीटिंग में भी ब्रिक्स देशों ने एक नई करेंसी की बात कही थी, लेकिन आज 14 साल बाद भी उस पर सिर्फ बात ही चल रही है। अगर ब्रिक्स में कोऑर्डिनेशन की बात करें तो इस ग्रुप की दो सबसे बड़ी इकोनॉमी भारत और चीन है, लेकिन दोनों देशों के बीच ही बॉर्डर पर टेंशन हमेशा बनी रहती है और इस समय भारत का सबसे बड़ा मिलिट्री थ्रेट भी चीन है। साथ ही रूस ने यूक्रेन पर हमला करके ब्रिक्स देशों की मुश्किलों को और भी बढ़ा दिया है, क्योंकि अब कोई भी खुले तौर पर रूस का समर्थन करते हुए नहीं दिखना चाहता है। फिलहाल अगर इसे भी हम छोड़ दें तो जहां भारत, चीन, रूस और दक्षिण अफ्रीका फिर भी एक दूसरे के काफी करीब हैं, वहीं ब्राजील इन सभी देशों से दूर साउथ अमेरिका में है। इसलिए इन देशों के बीच में कोऑर्डिनेशन भी मुश्किल है और ट्रेड के लिए भी उस तरह की अपॉर्चुनिटीज नहीं है जिस तरह ईयू के अंदर है। लेकिन ये सभी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है अगर आज ब्रिक्स के दो बड़े देश भारत और चीन आपस में किसी तरह की सुलह कर लें या फिर ज्यादा इकोनॉमिक कोऑर्डिनेशन के लिए तैयार हो जाएं। ब्रिक्स की इफेक्टिवनेस अगर बन सकती है तो वो सिर्फ तब जब ये कंट्रीज आपस में ज्यादा कोऑर्डिनेट करें और सिर्फ तभी वो अमेरिका का फियर ऑफ इन्फ्लुएंस से बाहर आना चाहता है। कई एक्सपर्ट्स का तो ये भी मानना है दोस्तों कि ब्रिक्स अपने मौजूदा हाल से ज्यादा स्ट्रॉन्ग कभी नहीं हो सकता, जिसके पीछे सबसे बड़ा कारण है कि रूस की इकोनॉमी 2000 से भी बुरे हालात में है। ब्राजील और साउथ अफ्रीका ने भी पिछले 10 सालों में कोई खास ग्रोथ करके नहीं दिखाया है। अब बचते हैं भारत और चीन। भारत और चीन दोनों ही देश अपने एक्सपोर्ट के लिए जाने जाते हैं। जहां चीन फिजिकल प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट करता है, वहीं भारत आईटी और बाकी सर्विसेज के लिए एक्सपोर्ट में एक बड़ा प्लेयर है। लेकिन इनके कस्टमर्स तो यूएस और ईयू जैसे मार्केट में ही हैं और पिछले 30 सालों में यहाँ जो भी ग्रोथ हुई है उसका सबसे बड़ा कारण इन मार्केट्स का एक्सरे ही रहा है। अगर इस समय वो ब्रिक्स की तरह के अलायंस को स्ट्रॉन्ग करेंगे और अमेरिका से अलग होने की कोशिश भी करेंगे तो उन्हें श्योर होना पड़ेगा कि उनकी डोमेस्टिक कंजम्पशन ही इतनी हो कि उन्हें बाकी देशों की जरूरत ही ना पड़े। जहां चीन ऑलरेडी खुद की इकोनॉमी को कंजम्पशन के मामले में काफी आगे ले गया है। ये बात ब्रिक्स के बाकी देशों के बारे में नहीं की जा सकती है। भारत इस समय अमेरिका के साथ क्वाड जैसे अलायंसेस का मेंबर है जो कि डायरेक्टली चीन को कंट्रोल करने के लिए बनी हुई है और इसलिए भी भारत एक हद से ज्यादा ब्रिक्स देशों के साथ कोऑपरेट नहीं कर सकता। ब्रिक्स एक बेहतर ग्रुपिंग शायद तब बन सकता है जब इसमें कई सारी दूसरी इकोनॉमी भी शामिल हो। ये मुमकिन है कि ब्रिक्स का स्कोप इन 5 देशों के बजाय आने वाले समय में पूरे एशिया में एक्सपैंड कर दिया जाए। इसमें इसके बाद साउथ अमेरिका और अफ्रीका की कुछ इमर्जिंग इकोनॉमी को भी शामिल किया जा सकता है। अगर ऐसा होता है तो फिर ब्रिक्स नेशंस के पास ज्यादा बड़ा मार्केट होगा और साथ ही ग्लोबल ट्रेड पर ज्यादा कंट्रोल भी होगा। इस तरह की सिचुएशन में अमेरिका और यूरोप के खिलाफ जाना या उनसे अलग होना अफोर्ड कर सकते हैं, लेकिन अपने मौजूदा हाल में ये करना मुश्किल है। ब्रिक्स का सही इस्तेमाल इस समय अगर कोई है तो वो एक ऐसे इंटरनेशनल प्रेशर ग्रुप के तौर पर है जो कि ग्लोबल पॉलिसीज को शेप करने में कंट्रीब्यूट कर सकता है। सभी डेवलप्ड देश ये कोशिश कर रहे हैं दोस्तों कि फॉसिल फ्यूल के इस्तेमाल को कम किया जाए और जो देश इसका इस्तेमाल भारी मात्रा में करते हैं उन पर कोई एक्स्ट्रा टैक्स लगाया जाए। लेकिन इस समय ब्रिक्स के सभी देश डेवलपिंग कंट्रीज हैं जिन्हें ज्यादा इंडस्ट्रियलाइजेशन की जरूरत है। साथ में उन्हें कोल और पेट्रोल जैसे फ्यूल भी चाहिए। इसलिए वेस्ट की इस मुहिम का विरोध ब्रिक्स के देश करते आए हैं, क्योंकि वेस्ट तो पॉपुलेशन फैलाकर ग्रोथ अचीव कर चुका है, लेकिन अब इन डेवलप्ड देशों की बारी है। रूस भी एक मेजर फॉसिल फ्यूल प्रोड्यूसर के तौर पर इस तरह की कोई पॉलिसी नहीं चाहेगा, इसलिए वो भी इसका विरोध करता है। तो यही है ब्रिक्स। एक तरह से देखा जाए तो ये बिल्कुल ही ऐसा ग्रुप है जिसमें कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है और ना ही आने वाले समय में ऐसा लगता है कि ये देश आपस में मिलकर कुछ बड़ा कर सकते हैं। लेकिन वही दूसरी तरफ जिस हिसाब से बाकी देश इसे ज्वाइन करने के लिए अप्लाई कर रहे हैं, ये मुमकिन है कि अपने एक्सपेंशन के बाद
आने वाले 15 सालों में बिल्कुल ही एक अलग पावर की तरह दुनिया में उभरे।